In this lecture, I will explain you empirical formula, molecular formula और दोनों फॉर्मूलों पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो कि इन दोनों फॉर्मूलों को क्लियर कर रहा हो। स्टैचोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट और दोनों टर्म स्टैचोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट को बिल्कुल क्लियर करता हुआ एक न्यूमेरिकल भी एक्सप्लेन करूँगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला शॉर्टकट में E.F भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनमें आपस में क्या सिंपल होल नंबर रेशो है। तो ऐसा फॉर्मूला जो हमें ये एक्सप्लेन करे, ये बताए कि कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट में क्या क्या रेशो है। जैसे ग्लूकोज की अगर बात करें, ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O एक्सप्लेन करता है कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशो 1:2:1 होता है। तो दिस वन इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो कि आपको सिर्फ एलिमेंट के रेशो का पता बताता है किसके अंदर, इन द कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला M.F. से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर कि क्या होता है। वो फॉर्मूला जो आपको बतला दे कि किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट के एक्चुअली कितने एटम्स हैं। जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, दिस वन क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि कार्बन के इसके अंदर 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के इसके अंदर 12 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के इसके अंदर 6 एटम्स हैं। तो ऐसा फॉर्मूला जो कि कंपाउंड में बतला दे कि किसी एटम के उसके अंदर, किसी एलिमेंट के उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, तो दैट इज सेड टू बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। थ्रू ए न्यूमेरिकल ये बात एक्सप्लेन कर देते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इन ए कंपाउंड हाइड्रोजन इज 4.07%, कार्बन 24.47% एंड क्लोरीन इज 71.65%. If its molar mass is 98.96, find molecular formula and empirical formula. तो molecular formula तभी फाइंड हो सकता है जबकि हम पहले empirical formula फाइंड कर लें। तो empirical formula फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिएगा उसमें एलिमेंट, उसकी परसेंटेज और उसका एटॉमिक मास। देन आफ्टर तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे। अब हमें गिवन है, हमने यहाँ यूज़ किया जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। तो पहले कार्बन लिखा, फिर हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन। तो कार्बन देखिए कितना है, ये तो हाइड्रोजन है, दिस वन इज कार्बन 24.47%। यहाँ पर पुट कर दिया परसेंटेज इन फ्रंट ऑफ द कार्बन के सामने। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन है 4.07%, तो हाइड्रोजन के सामने उसकी परसेंटेज लिख दिया है 4.07%। एंड क्लोरीन यहाँ पर है 71.65%, तो क्लोरीन को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है 71.65%, है ना। नेक्स्ट कॉलम में एटॉमिक मास चाहिए है, इट विल बी गिवन इन द न्यूमेरिकल। आपको अगर न्यूमेरिकल दिया है, पूछा है, तो ये वैल्यू आपको गिवन होगा। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन पर कि एम्पिरिकल फॉर्मूले के लिए हमें क्या क्या करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पिरिकल फॉर्मूले के लिए हम निकालते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, जिसे रिलेटिव रेशियो भी कहा जाता है। दिस द रिलेटिव रेशियो भी बोला जाता है। वो कैसे फाइंड करेंगे, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। जो सेकंड कॉलम है उसे थर्ड कॉलम से डिवाइड करेंगे। तो 24.27% डिवाइड बाई 12, तब हमारे पास आ गया रिलेटिव रेशो। किसका आया रिलेटिव रेशो, ये कार्बन का रिलेटिव रेशो है कंपाउंड के अंदर। ऐसे ही 4.01% डिवाइड बाय इट्स मास, एटॉमिक मास 1, तो ये हो गया 4.07%, दिस वन। और क्लोरीन जिसका परसेंटेज हमारे पास है 71.65%, उसको उसकी एटॉमिक मास 35.5 से डिवाइड करते हैं, तब आता है 2.01%। ठीक। अब सिंपल रेशो के लिए हमें क्या करना है, सो सिंपल है ना, बात ही सिंपल की हो रही है कि यहाँ पर जो रिलेटिव रेशोज आए हैं 2.02, 4.07 एंड 2.01, इनमें से जो भी मिनिमम है, दिस वन मिनिमम हमारे पास यहाँ पर है
0.01 इन सब में। इस मिनिमम क्वांटिटी से, इस मिनिमम रेशो से सभी रेशोज को 1/1 डिवाइड करते हैं। तो 2.02 डिवाइड बाय 2.01 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1। 4.07 डिवाइड बाय दिस स्मॉलेस्ट वन 2.01 तो आ गया है 2.02 एंड नाउ 2.01 डिवाइडेड बाय 2.0 नहीं तो मिनिमम है ही तो 1। तो एक्चुअली में यहाँ पर ये पहले से ही सिंपलेस्ट रेशो है, निकालने की जरूरत भी नहीं है। दिस 1 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 ही है और 1 तो 1। देखिए अब ध्यान से देखें तो कार्बन का रेशो निकल के आता है कितना 1, तो ये हुआ आपका C1। हाइड्रोजन कितना आता है, हाइड्रोजन आता है फाइनली 2 तो हाइड्रोजन 2। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 1 है तो क्लोरीन यहाँ पर 1। C1H2Cl जिसे सिंपली CH2Cl लिख सकते हैं। तो ये इंपिरिकल फॉर्मूला है, समझ में आ गया होगा। और इंपिरिकल फॉर्मूले के बाद हम आगे चलते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला m.f. यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय ए फैक्टर n। अब n क्या फैक्टर होता है, n वो फैक्टर है जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कॉमन हो सकता है डिजिट, दैट पर्टिकुलर वन इज ए फैक्टर दैट इज n। तो इसी पर बेस्ड रहेगा कि कैसे हम इंपिरिकल फॉर्मूले को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फॉर दिस n फैक्टर हमें चाहिएगा mm मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ द कंपाउंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है, डिवाइड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास। मैंने सिम्बलाइज को बताया भी है, m.m यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास और EFM इंपिरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास तो हमें गिवन ही है 98.96। यस दिस वन इन द न्यूमेरिकल मोलर मास इज 98.96, यहीं से हमने यूज किया है मोलर मास 98.96। तो ये तो हो गया मोलर मास। अब इंपिरिकल फॉर्मूला मास कैसे फाइंड करेंगे, देखिए कार्बन का 1 एटम है तो 1 और मास होता है कार्बन का 12 1 एटम का तो 1 × 12। हाइड्रोजन के 2 एटम है, लुक हियर 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन तो यहाँ पर 2 और ये 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो गिवन है। ठीक, अब यहाँ पे क्लोरीन 1 है तो 1 क्लोरीन का एटम और क्लोरीन के 1 एटम का मास 35.5 से मल्टीप्लाई किया तो 1 × 12 क्या आएगा 12 प्लस 2 × 1 क्या आएगा 2 तो 12 प्लस 2 हो गए 24 प्लस 1 × 35.5 क्या आएगा 35.5। तो यहाँ 12 प्लस 2 प्लस 35.5 तो ये कुल मिला के हो जाता है कितना, तो दिस 12 प्लस 2 प्लस 35.5 हो गया 49.5। ठीक, तो 98.96 डिवाइड बाय 49.5। अगर इसे देखें 98.96 को तो सिंपली ये हो जाता है 99 के अप्रोक्स और 99 इसका डबल होता है। जब इनको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 अप्रोक्स, तो n की वैल्यू हो गई है 2। अभी जो n की वैल्यू 2 है, इस n की वैल्यू 2 को यहाँ से हम कहाँ पुट कर दे, इस इंपिरिकल फॉर्मूले के साथ, ताकि क्या फाइंड हो जाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपिरिकल फॉर्मूला C1H2Cl1 और ये 2 द फैक्टर n की वैल्यू 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 तो C1 बन गया है C2 2 से मल्टीप्लाई करके, H2 2 से मल्टीप्लाई करके बन गया है H4 और Cl1 2 से मल्टीप्लाई करके बन गया है Cl2। तो इस तरह से हम इंपिरिकल फॉर्मूले की हेल्प से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते हमारे पास n फैक्टर हो। और n फैक्टर फाइंड करने का हमारे पास तरीका है कि मोलर मास डिवाइड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास। अगर मोलर मास नहीं गिवन होगा तो डेंसिटी गिवन होगी, डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलर मास बन जाता है। इस तरह के सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल ही आपके सिलेबस में हैं। स्टोइचियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, क्या मतलब है इस स्टोइचियोमेट्री से? सीधी सीधी बात है कि जितनी भी टर्म्स किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लेके हो सकती हैं
उन सभी टर्म्स का उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेशन करना, फाइंड आउट कर पाना ही स्टोइचियोमेट्री या स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन होता है। अब क्या क्या टर्म्स हो सकती हैं? मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, मोल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स एटसेट्रा, चाहे वो किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के हों या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हों। इन सब चीज़ों को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टोइचियोमेट्री। ठीक। अब एक अनदर टर्म, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट, जो केमिकल रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और जिस पर डिपेंड करती है प्रोडक्ट, यानी जो इस प्रोडक्ट बनाने के लिए जिम्मेदार है, जो डिसाइड भी करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो ऐसा रिएक्टेंट होता है लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। वेरी सिंपल। या फिर यूँ कह लें कि अगर कोई 2, 4, 3 जो भी रिएक्टेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उनमें से कोई रिएक्टेंट अगर बच जाता है तो वो तो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। जो फुली कंज्यूम होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये दोनों चीज़ें स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट एज वेल एज मोल कॉन्सेप्ट को मैं अकेले एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। पे अटेंशन। कंसीडर हमने किया है क्या यहाँ पर, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और ये रिएक्ट करने के बाद द सिंबल इज फॉर द रिएक्शन बन रहा है NH3 जिसे बोलते हैं अमोनिया। अब देखिए इस रिएक्शन के थ्रू मैं कैसे आपको लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइचियोमेट्री को एक्सप्लेन करने का एफर्ट कर रहा हूँ। देखिए अगर देखिए यहाँ नाइट्रोजन से पहले कुछ नहीं लिखा है तो 1 यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री बनती है, यानी जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। इस हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन में यहाँ पर 3 है और इस अमोनिया में 2। पहले बैलेंस चेक करते हैं तो नाइट्रोजन की यहाँ पर 2 एटम है, इधर देखें, इधर 1 यहाँ पे मानेंगे, 1 2 जा 2, इधर भी नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं। हाइड्रोजन के 3 2 जा 6, इधर 3 2 जा 6, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पर टोटली बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बिहाफ पर ही हम आगे प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं मोल, MOLE, मोल। ठीक, तो अगर देखें तो नाइट्रोजन के यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं और रिएक्ट के बाद अमोनिया के 2 मोल्स बन रहे हैं। तो देखिए स्टोइचियोमेट्री पहले कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से ही रिएक्ट कर पाएगा और तब कहीं जाकर अमोनिया के 2 मोल बना पाएगा। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, है ना। 1 मोल जो पहले एक्सप्लेन हो चुका है, एवोगाड्रो नंबर, किसी का भी 1 मोल हो तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 6.022 10⁻23। चूंकि बात मॉलिक्यूल की कर रहे हैं और नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन अपने आप में मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है तो इसके 1 मोल में दिस नंबर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इतने मॉलिक्यूल्स 3 इंटू दिस 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट कर पाएंगे। चूंकि यहाँ 3 मोल्स है इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है। फिर सुनिए कि इस रिएक्शन से पता चल रहा है कि 1 है ना, तो 1 मोल में 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन के 3 इंटू 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर पाएंगी और क्या बना पाएंगे, 2 इंटू 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। अब चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एटम। गौर से देखिए N2, तो 2 एटम है तो मॉलिक्यूल का डबल हो गया, 3 2 जा 6, तो एटम यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का जो सॉरी कितने हो गए यहाँ पर 1 मोल में 6.022 होता है तो 6 मोल्स में 6 इंटू 6.022 हो गया है। अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के हैं, 1 नाइट्रोजन का और 3 1 4 और 4 2 जा 8, तो कुल मिला के 8 एटम्स यहाँ पर हैं, तो 8 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, तो इन टर्म्स ऑफ एटम्स आ गया। ऐसी अगर मास की बात करते हैं तो नाइट्रोजन 14 2 जा 28, नाइट्रोजन के 1 एटम का मास 14 और 2 का 28 ग्राम, हाइड्रोजन के 1 एटम का मास 1 और 3 2 जा 6 एटम्स का 6 ग्राम। यहाँ पर अमोनिया कितना होगा, देखिए नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3,
लुक हेयर अमोनिया N, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन 3 है तो 3 1 जा 3 और 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो 14 प्लस 3 17 और 17 की 2 से मल्टीप्लाई 34। तो इस तरह से यहाँ पर आ जाता है मास कितना 34 ग्राम ऑफ किसका 2 मोल ऑफ अमोनिया का। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन का मास हाइड्रोजन के 6 ग्राम से ही रिएक्ट कर पाएगा और तब कहीं जाके अमोनिया का कितना बनेगा 34 ग्राम। अगर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लें तो नाइट्रोजन का 1 मोल का STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो हाइड्रोजन के 3 इंटू 22.4 लीटर से ही रिएक्ट कर पाएगा और 2 इंटू 22.4 लीटर वॉल्यूम बना पाएगा। आगे देखिए, अगर हम बात करें किसी का मोल लें और किसी का मास लें तो यहाँ ये पता चलता है कि 1 मोल नाइट्रोजन का 6 ग्राम हाइड्रोजन से ही रिएक्ट कर पाएगा। 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 इंटू 6.02 टू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट कर पाएगा और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 6 इंटू 6.02 टू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन के एटम से रिएक्ट कर पाएगा। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 इंटू 22.4 लीटर हाइड्रोजन के वॉल्यूम से ही रिएक्ट कर पाएगा। फिर से 1 मोल अगर नाइट्रोजन की बात करें और जाने कि इससे क्या प्रोडक्ट कैसे कैसे मिलेगा, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस रहती हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रहती हैं, तो 2 मोल ऑफ अमोनिया मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मोल। और 1 मोल नाइट्रोजन से क्या मिल सकता है, कितने मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल की बात करें अमोनिया कितने मिलेंगे 2 इंटू 6.02 टू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स मिल पाएंगे। और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से ही कितने एटम्स मिल पाएंगे, दिस 8 इंटू 6.02 टू 10 की पावर 23। अगर हमारा मतलब किससे है, नाइट्रोजन के मोल से है और अमोनिया के एटम से है, तो हम केवल यहाँ मोल देखेंगे और यहाँ पर एटम्स के भी यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे। सिमिलरली 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया मिलेगा। अगर नाइट्रोजन के मोल गिवन है और अमोनिया का मास गिवन है तो हम फाइंड कर सकते हैं कि कैसे कैसे कि 1 मोल से 34 ग्राम मिल रहा है तो 2 मोल से कितने ग्राम अमोनिया मिलेगा, या 3 मोल से कितने ग्राम अमोनिया मिलेगा, या 5 मोल से कितने ग्राम अमोनिया मिलेगा, एटसेट्रा। और अगर नाइट्रोजन के मोल देकर पूछता है कितना वॉल्यूम ऑफ अमोनिया मिलेगा, तो फिर हम इस कॉन्सेप्ट को लेंगे कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन क्या दे रहा है, 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया दे रहा है दिस वन। तो फिर 2 मोल से कितना बनेगा, 5 से कितना बनेगा, 6 से कितना बनेगा, सिंपल स्टैचियोमेट्री अप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली हम क्या देख सकते हैं, अगर हमारे पास मास की बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन का तो मास दिया हो और पूछा हो कि कितना मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे, तो सीधे सीधे 28 ग्राम जो नाइट्रोजन है उससे हाइड्रोजन के 3 मोल ही रिएक्ट कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ मोल, है ना। इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल इतने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर पाएंगे और इन टर्म्स ऑफ एटम्स इतने सारे एटम्स रिएक्ट कर पाएंगे और इन टर्म्स ऑफ मास इतना 6 ग्राम मास रिएक्ट कर पाएगा और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम 3 इंटू 22.4 लीटर वॉल्यूम रिएक्ट कर पाएगा। अब इस 28 ग्राम नाइट्रोजन से क्या क्या अमोनिया कितना बन सकता है, कैसे कैसे, इन टर्म्स ऑफ मोल्स 28 ग्राम से बनेंगे 2 मोल ऑफ अमोनिया। मोल की बात करें मॉलिक्यूल कितने बनेंगे 2 इंटू 6.02 टू 10 की पावर 23। एटम्स कितने बनेंगे 8 इंटू 6.02 टू 10 की पावर 23। मास कितना मिलेगा अमोनिया का 34 ग्राम मिलेगा। वॉल्यूम कितना मिलेगा 2 इंटू 22.4 लीटर वॉल्यूम मिलेगा। और इसको तो जितना चाहे उतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर बात सिर्फ हम हाइड्रोजन के बेस पर लें कि हाइड्रोजन के 3 मोल 1 मोल नाइट्रोजन खा सकते हैं, 6.02 टू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल चाहिए नाइट्रोजन के और 3 मोल हाइड्रोजन को खर्च करना है इस रिएक्शन के हिसाब से, तो हमें नाइट्रोजन का 28 ग्राम मिलना चाहिए, तभी रिएक्शन कंप्लीट होगी। और 3 मोल हाइड्रोजन को कंज्यूम करने के लिए इस रिएक्शन में
22.4 लीटर नाइट्रोजन होना चाहिए। तो चाहे हम इसको मोल को मोल की टर्म में ले लें, मोल को मॉलिक्यूल से कंपेयर करें, मॉलिक्यूल को एटम से लें, मॉलिक्यूल को मास से लें या मॉलिक्यूल को वॉल्यूम से, तो इस तरह से बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर बन सकती हैं, है ना। हाइड्रोजन का मोल लिया है इन नाइट्रोजन के साथ, मोल में, मॉलिक्यूल्स में, एटम्स में, मास में और वॉल्यूम में। ऐसी हम हमारे पास हो सकता है, क्या हो सकता है कि हाइड्रोजन का हमारे पास ना तो मोल दिया है और ना ही मॉलिक्यूल दिया, हमें तो एटम्स दे दिए हैं। तो एटम्स की ब्याह पे चलेंगे कि इतने एटम्स, दिस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हम 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से रिएक्ट करा पाएंगे, 28 ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्ट करा पाएंगे, 22.5 लीटर से ही नाइट्रोजन से रिएक्ट कर पाएंगे। इतने एटम हाइड्रोजन से तो हम 2 मोल ऑफ अमोनिया ही बना पाएंगे। इतने एटम ऑफ हाइड्रोजन से तो हम 2 × 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ही बना पाएंगे, किसके, अमोनिया के, है ना। इतने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन से तो हम क्या बना पाएंगे, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया ही बना पाएंगे, है ना। इतने एटम ऑफ हाइड्रोजन से हम 2 × 22.4 लीटर ही अमोनिया का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो दिस वन इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग लिमिटिंग रिएजेंट एज वेल एज स्टोइचियोमेट्री। लुक एट दिस न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर करेगा स्टोइचियोमेट्री भी और लिमिटिंग रिएजेंट की बात भी। नाइट्रोजन, दिस इज सेड टू बी डाइनाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म, एंड हाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया, NH3 अमोनिया को बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। N2 गैस, H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। ठीक, अब क्या पूछा है फर्स्ट पार्ट में, कैलकुलेट द मास ऑफ द अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 × 10⁻³ यानी 2000 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विद 1 × 10⁻³ यानी कि 1000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। विल एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, क्या कोई अनरिएक्टेड बचेगा, और बचेगा तो वो कौन होगा और कितना होगा। तो पहले तो जरूरी है कि स्टोइचियोमेट्री तैयार करें। बैलेंस्ड इक्वेशन इज कंपल्सरी, हमें गिवन है नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड 2NH3 गिवन है। अब 2NH3 गिवन है तो 3 × 2 = 6, अब 3 × 2 = 6 हाइड्रोजन है, तो H2 था इसलिए से 3, जो ब्लू कलर से दिखा है 3 से मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन को भी 6 कर दिया है। नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, तो रिएक्शन तो यहाँ पर टोटली बैलेंस्ड है। तो जब टोटली बैलेंस्ड है तो आगे प्रोसीड करते हैं। अब क्या चीज़ें लेंगे, जो मैंने एक्सप्लेन की सारी चीज़ें लें या कुछ चीज़ें लें, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मासेस की हो रही है, तो हम इस स्टोइचियोमेट्री में ना तो मोल लेंगे, ना वॉल्यूम लेंगे, ना ही हम इसमें पार्टिकल्स ले रहे हैं, ना मॉलिक्यूलर फॉर्म में ना एटॉमिक फॉर्म में, तो केवल इन टर्म्स ऑफ हम मास की बात करते हैं। तो मास की बात करते पहले मोलर मास देख लीजिए। नाइट्रोजन 14 × 2 = 28 ग्राम, हाइड्रोजन 3 × 2 = 6 है, तो 1 एटम का 6 × 1 6 ग्राम। अमोनिया मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में बताया था कि कैसे ये 34 ग्राम आता है मोलर मास किसका, 2 मोल ऑफ अमोनिया, चूंकि 1 मोल ऑफ अमोनिया का होता है 17, कैसे, नाइट्रोजन का 14 + 3 17 2 = 34। इज इट क्लियर। ये तो ही स्टोइचियोमेट्री। 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 34 ग्राम अमोनिया आपको दे सकता है, बट हमें गिवन क्या है, 2000 ग्राम नाइट्रोजन गिवन है, 1000 ग्राम हमें हाइड्रोजन गिवन है। अब बताना है कि कितने ग्राम यहाँ पर अमोनिया बनने वाला है, बट पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा, हमें नहीं पता स्टोइचियोमेट्री में है कि नहीं है, कि 2000 ग्राम 1000 पूरे को हजम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पहले जानना पड़ेगा कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट है कौन, कौन पूरा पूरा कंज्यूम हो पा रहा है। जो पूरा कंज्यूम होगा वही इस अमोनिया के प्रोडक्शन को डिसाइड कर पाएगा। ये पूरा खर्च हो गया तो 2000 के हिसाब से अमोनिया फाइंड कर लेंगे, और हाइड्रोजन पूरा खर्च हो जाता है तो हम हाइड्रोजन के हिसाब से अमोनिया को फाइंड कर सकते हैं। देखिए, तो फर्स्ट वी हैव टू चेक लिमिटिंग LR, लिमिटिंग रिएजेंट बाय स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। कैसे, लुक हियर, चूंकि हम नाइट्रोजन से हाइड्रोजन का पता लगा रहे हैं तो हम केवल कॉन्सेप्ट में फिलहाल लेंगे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को ही लेंगे। तो 28 ग्राम यहाँ से दिख रहा है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से 6 ग्राम हाइड्रोजन को
हजम कर सकता है, खर्च करा सकता है, कंज्यूम करा सकता है। तो फिर पता लगाएं कि 2000 ग्राम जो नाइट्रोजन है वो कितना करा पाएगा। अगर 1000 करा पाए तो अच्छी बात, अगर कम करा पाएगा तो फिर हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। तो देखें कैसे। फर्स्ट, 28 ग्राम नाइट्रोजन कैन रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब हमें पता लगाना है कि 2000 ग्राम नाइट्रोजन गैस कैन रिएक्ट विद, सीधे सीधे से पहले से कैलकुलेशन करते हैं, 6 यहाँ पर तो 28 अपॉन में और 2000 मल्टीप्लाई में। तो जब इसको आप कैलकुलेट करते हैं, कर ही लेंगे कि कैसे भी आप, जैसे 2 3 जा 6 और 14 और फिर से मल्टीप्लाई करके यू कैन कैलकुलेट 428.57 ग्राम हाइड्रोजन की ही जरूरत पड़ रही है हमें तो। और गिवन कितना है? 1000 ग्राम। ये तो बहुत आलतू फालतू दिया है। अब जो आलतू फालतू दिया है तो ये तो लिमिटिंग एजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि तो बचा पड़ा रहेगा। तो इसलिए लिमिटिंग एजेंट यहाँ पर कौन होगा? नाइट्रोजन होगा। हाइड्रोजन लिमिटिंग एजेंट नहीं होगा क्योंकि एक्स्ट्रा बचेगा, है ना। ये हमें जरूरत कितनी पड़ रही है 2000 ग्राम के लिए? 428.57 ग्राम, जबकि गिवन कितना है? 1000 ग्राम। और ये 1000 ग्राम बहुत ज़्यादा है और 428.57 1000 ग्राम से कम है। तो रिक्वायर्ड वैल्यू हमें गिवन वैल्यू से कम मिल रही है। जब रिक्वायर्ड वैल्यू गिवन वैल्यू से कम मिल रही है तो गिवन वैल्यू लिमिटिंग एजेंट नहीं हो सकता। तो अब लिमिटिंग एजेंट कौन है यहाँ पर? नाइट्रोजन 2000 ग्राम। चूंकि वो कितना हाइड्रोजन हजम करा सकता है, खर्च करा सकता है? 428.57 ग्राम। 1000 को तो नहीं करा सकता, तो ये तो बचा पड़ा रहेगा। तो बचने वाला कौन? सेकंड पार्ट में कौन बचेगा? हाइड्रोजन। कितना बचेगा? 1000 माइनस 428.57। सिंपली पता चल जाएगा कि कितना हाइड्रोजन बचेगा। अब हमें पता लगाना है कि अमोनिया कितना बनेगा। चूंकि हम डिसाइड कर चुके हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों? चूंकि हाइड्रोजन इज इन एक्सिस। जो फालतू में है, एक्स्ट्रा है, वो तो लिमिटिंग एजेंट नहीं हो सकता। और जब नाइट्रोजन ही लिमिटिंग एजेंट है तो प्रोडक्शन ऑफ NH3 का डिसाइड का फैसला कौन लेगा? नाइट्रोजन ही लेगा। ठीक, तो अब हम अपनी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते फॉर द प्रोडक्शन। अब हमारा मतलब है नाइट्रोजन एंड अमोनिया से। चूंकि नाइट्रोजन तो फाइनल हो गया, यही फैसला करेगा कितनी अमोनिया बनेगा। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन स्टैच्योमेट्रिकली 34 ग्राम अमोनिया दे सकता है। तो फिर 2000 ग्राम नाइट्रोजन कितने ग्राम अमोनिया देगा? सिंपल सी बात, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस NH3 गैस कितना? 34 ग्राम। तो फिर 2000 ग्राम से कितना मिलेगा? 34 अपॉन 28 मल्टीप्लाई 2000। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना, पहले कैसे भी करेंगे, आपकी मर्जी, जैसे चाहें वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करके 28 से डिवाइड कर दें, या फिर पहले से 2 से काट दें, 1000 आएगा, नीचे 14 आएगा, एटसेट्रा एज यू विश। तो ये आया है 248.6 ग्राम हमें अमोनिया मिलेगी, जबकि हमें गिवन है 2000 ग्राम नाइट्रोजन और 1000 ग्राम हाइड्रोजन, जो कि आलतू फालतू एक्स्ट्रा है। तो कितना एक्स्ट्रा है? सेकंड पार्ट, विल एनी वन रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड? यस। कौन? हाइड्रोजन। कितना? 1000 माइनस 428.57 तो निकल के आएगा कितना? 571 पॉइंट, दिस वन इज द पॉइंट हेयर, 43 ग्राम। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए कैसे हम बता पा रहे हैं हाउ मच। 1000 ग्राम हमें गिवन था हाइड्रोजन और 2000 ग्राम डाइनाइट्रोजन। इस 1000 ग्राम हाइड्रोजन में से खर्च कर पाया 428.57 ग्राम। तो बचा कितना? 1000 माइनस 428.57, दैट इज 571.43 ग्राम। कौन बच रहा है? डाई हाइड्रोजन। थैंक्स।